अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेगी और संसद टीवी आप तक पहुंचाएगा देश का आम बजट। सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से देश के आम नागरिकों के लिए क्या निकलेगा, यह देखना जरूरी है और हम सबकी नजर उस पर होगी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां से निकल करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास बजट की प्रति लेकर के जाएंगे और एक तरीके से परंपरा रही है, राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और ठीक 11 बजे संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। चौथा बजट होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये, और पूरे देश की नजर टिकी होगी देश के आम बजट पर कि वित्त मंत्री के पिटारे से आखिर क्या निकलेगा। कोरोना की चुनौतियां बहुत बड़ी है और इन चुनौतियों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। जिस तरीके से घर के खर्च को चलाने की जिम्मेदारी एक गृहिणी की होती है, ठीक वैसे ही हमारे देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में होगा और बजट को बही खाते के रूप में, एक कपड़े के रूप में वो लेकर के यहां से निकलेंगी। ये सीधी तस्वीरें आप वित्त मंत्रालय से देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय के बाहर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही वित्त राज्य मंत्री, दोनों वित्त राज्य मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और ये कहीं ना कहीं एक परंपरा, प्रक्रिया का हिस्सा है कि संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपने पिटारे के साथ हमारे सामने आती हैं और अब वो जो ब्रीफकेस की परंपरा है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है और ब्रीफकेस की जगह अब पेपरलेस बजट ने ली है और ये दूसरा ऐसा बजट है जो पेपरलेस हमारे सामने होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी और कोरोना की तीसरी लहर और लैपटॉप के जरिए, टैबलेट के जरिए पेपरलेस बजट अब हमारे सामने होगा और साथ ही ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। अभी हम देख रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं। इस बीच तमाम चुनौतियां जो हमारे सामने आई, अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन जिस तरह से लगातार बेहतर हुआ है, उस बीच आर्थिक सर्वेक्षण कल हमने देखा, उसमें जो तमाम संकेत और इशारे मिले हैं, उसके बाद आज वित्त मंत्री के इस टैबलेट से पेपरलेस बजट में हमारे सामने क्या बड़ी घोषणाएं होंगी, अब सबकी नजर इस पर बनी हुई है। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और प्रीति, जिस तरीके से समय काल परिस्थितियां बदलती हैं और जरूरतें जैसी होती हैं, उस हिसाब से ही व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं और वित्त मंत्री के हाथ में लैपटॉप, और इस बार जिस तरीके से लैपटॉप के जरिए पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, ये अपने आप में बताता है कि डिजिटली भारत कितना ज्यादा मजबूत हुआ है। और ये टैबलेट के जरिए जो बजट आज पेश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं और यहां से निकलकर वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और जैसा कि परंपरा रही है, राष्ट्रपति के समक्ष वो जो बजट है वो उसकी जानकारी उनको दी जाती है, उनसे अनुमति ली जाती है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद ठीक 11 बजे संसद टीवी पर देश का आम बजट आप देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार आम बजट पेश करेंगे। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसपी शर्मा जी का भी, वो हमारे साथ मौजूद थे। अभी उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी हमारे साथ साझा की आम बजट की उम्मीदों से लेकर के। और सुरजीत जी, जैसा कि हमने देखा अब बहुत कम समय बचा है और इस समय पर आकलन किया जाता है, उम्मीदें बहुत सारी जताई जाती हैं। ऐसे में हम यदि महंगाई दर की बात करें तो महंगाई दर में हमने देखा कि एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस और तेल की जो कीमतें हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि मैं बात करूं कि महंगाई में फ्यूल का हिस्सा कितना रहा तो 23% जो फ्यूल की वजह से महंगाई बढ़ने का जो आंकड़ा है वो 21-22 का है, ये बढ़कर अब 14.9% हो गया है।
और हम आज भी कच्चे तेल की कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर हैं। ऐसे में क्या कुछ फोकस हो सकता है महंगाई दर को कम करने को लेकर के बजट में? देखिए कल का इकोनॉमिक सर्वे आप जी। देखें तो उसमें इस रिस्क के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से हमको कॉशियस रहना है, जो क्रूड ऑयल के थ्रू से आता है। अभी देखिए कई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हैं उसमें से जो इंडिकेशंस हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी बढ़ते रहेंगे। जी। मतलब अभी $75-80 के करीब, $85 के करीब चल रहे हैं। तो कोई लोग कह रहे हैं कि ये $100 तक भी पहुंच सकता है। तो इसमें हमारे प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है जी। और मेरे ख्याल से देखिए महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन देखें तो ये अराउंड 5.6% दिसंबर में है और WPI जो होलसेल प्राइसेस है वो करीब 9 महीने से डबल डिजिट में चल रही है। तो इससे एक लोगों के ऊपर प्रेशर तो पड़ता ही है, नेगेटिव रिटर्न्स भी आते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स होंगे ज़रूर। सप्लाई साइड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह का है, सीजनैलिटी है, उसमें प्राइसेस को कैसे किया जाए। तो मॉडरेट, तो ये इस पर काफ़ी फोकस तो ज़रूर रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम आने वाले दिनों पे, और रिजर्व बैंक भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो अगर फिस्कल डेफिसिट जो है वो अब टारगेट के अंदर है, मतलब 6.8 जो है उससे थोड़ा कम भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द रेवेन्यूज। सो अगर वो कम रहा तो हम, ये भी एक इनेबलिंग फैक्टर रहेगा को प्राइस प्रेशर्स को मेंटेन करने के, और RBI को एक हेडरूम देगी कि किस तरह से ये आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी का, और चूंकि रिस्क्स काफ़ी हैं, ठीक है, और उसको मिटिगेट करने के लिए ज़रूर स्टेप्स होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई के मोर्चे पर किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए बजट में घोषणाएं हो सकती हैं, इस पर ज़रूर नज़र रहेगी। और इस समय हम खास तौर से जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण विकास की जब हम बात करें, शिक्षा की बात करें और साथ ही हम MSME की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों पर हम फिलहाल अगले 1 घंटे में फोकस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें बजट से की जा रही हैं और क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस समय हमारे साथ के यतीश राजावत जुड़े हुए हैं जो कि CEO हैं सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी। साथ ही के भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। सुरजीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ SC अग्रवाल, CMD SMC ग्रुप। आप तमाम मेहमानों का मैं स्वागत कर रही हूँ। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। SC अग्रवाल सर, पहले आपसे समझना चाहूंगी, खास तौर से अगर हम बात करें उद्योग जगत को लेकर, क्या अभी चुनौतियां रही हैं? क्योंकि कोरोना काल में हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, तो किस तरह की चुनौतियां और उन्हें लेकर किस तरह की अपेक्षाएं बजट से? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, चुनौतियां है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने 9.2% ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर 8.5% that is expected. So, first of all, if there should be a roadmap for fiscal deficit. If government provide roadmap of fiscal deficit, then growth can be affected. Okay. So there is a great challenge with the finance minister to balance with growth as well as fiscal deficit. Yes, and since inflation is within that tolerance limit of 4 to 6%, but it should not cross. So these are the challenges, and growth has to be accelerated. Though manufacturing sector economic survey says it is growing 11 point plus, and service sector is also increasing 8%. So in time to come, things are going to be better. Okay. But only thing is how to grow this level 8.8% considering the inflation. Crude prices is very high, so that affects to our inflation.
So I think these challenges are with the government, and expectations of the corporates with the finance minister is reduce taxes in the form of GST, rationalization like automobile parts. They want a rationalization of 18%. So in the same way, many expectations are from corporate as well as सर्विस सेक्टर एंड वल्नरेबल सेक्टर्स। ठीक है। सो लेकिन अग्रवाल साहब, जो वर्तमान समय की स्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, उसमें करेला और ऊपर से नींद चढ़ा जैसी स्थिति है, क्योंकि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट भारत ही नहीं दुनिया के कई सारे देश झेल रहे हैं। ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि उसमें बजटीय आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक मार्केट में कैश फ्लो नहीं होगा आप कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएंगे? तो ये चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट के पास चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत स्पेंड करना है जी, एफडीआई को अट्रैक्ट करना है और क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं, उसके लिए रेगुलेशंस करने हैं। तो ये चैलेंजेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एफडीआई हैज़ टू बी वेरी लिबरल। तो एफडीआई के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें ईजी करने पड़ेंगे सो दैट एफडीआई कैन बी अट्रैक्टेड। सो ये चैलेंजेस हैं और इसको मीट करना है इस बजट के अंदर। बिल्कुल। हाँ जी। और 2 घंटे से भी कम का वक्त है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इस समय सीधा हम संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी पवन शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, थोड़ा सा हमें बताइए, पेपरलेस बजट है इस बार लगातार दूसरी बार, थोड़ा हमें बताइए कि इसके पहले किस तरह की सरगर्मियां और हलचल संसद भवन या हम कहें वित्त मंत्रालय से तो अब निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख किया जा रहा है। क्या क्या इसके पहले प्रक्रिया होती है बजट पेश करने से पहले? प्रीति, जैसा आपने बताया कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो राष्ट्रपति भवन की तरफ अभी जा रही हैं। उसके बाद वहाँ से जो औपचारिक अनुमति है राष्ट्रपति की वो ली जाती है। उसके बाद वो संसद भवन में पहुँचेंगी और यहाँ पे जो कैबिनेट है उसकी अप्रूवल ली जाती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कैबिनेट के सभी सदस्य रहेंगे और वो औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वो मीटिंग 10:30 के करीब है यहाँ पे और फिर 11 बजे जो है वो देश के सामने बजट वित्त मंत्री पेश करेगी। ये तो अभी का कार्यक्रम है, पर जहाँ तक बात है प्रीति किस सेक्टर पे फोकस रहने वाला है, देश का जो भी वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी को आशाएं रहती है बजट से। आम आदमी को कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती होगी। और जो वर्तमान परिस्थिति है कोरोना काल में, क्योंकि ये निर्मला सीतारमण जी का दूसरा बजट है कोरोना काल का, तो इसमें पिछली बार जो जैसा रहा था कि हेल्थ पे ज़्यादा जोर दिया गया था और बाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने जो है वो पैकेज का ऐलान भी किया था। इस बार जो है प्रीति फोकस वही रहने वाला है कि किसानों पे फोकस रहने वाला है, कृषि पे फोकस रहने वाला है और एमएसएमई जो सेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रीति। इसमें जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं प्रीति, उसका जो है जीडीपी में जो योगदान है वो 30% के करीब है और देश की जो 11 करोड़ जनता है, 11 करोड़ जो लोग हैं उस पर निर्भर करती है देश की जनता। और अभी जब ये कोरोना काल आया तो उस दौरान भी असर तो सभी सेक्टर पे पड़ा है, एमएसएमई सेक्टर पे भी प्रभाव पड़ा है। पर इसके दौरान भी अगर हम आज की डेट में बात करें तो 48% जो एक्सपोर्ट होता है प्रीति हमारे देश से, उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत योगदान रहता है। यही वजह है कि जब कोरोना काल आया तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत करी प्रधानमंत्री ने और इसके लिए जो है 20 लाख करोड़ रुपए का जो है वो पैकेज दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया और एमएसएमई सेक्टर ने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि जो कारीगर है, जो मजदूर वर्ग है वो इससे जुड़ा रहता है। तो इस बजट में भी उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। दूसरा बड़ा सेक्टर कृषि का सेक्टर है प्रीति। कृषि सेक्टर में क्योंकि अभी हमने किसान आंदोलन की बात है कि वो बिल तो वापिस हो गए हैं, पर इसके बावजूद कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, इस देश को किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी सरकार, ये बड़े मुद्दे हैं। और इसमें जो होना है कि जो ई नाम है और जो सरकार ने शुरू किया है, जो किसानों
का एफपीओ हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एफपीओ, उनके लिए सहूलियत की बात है। उसमें फूड प्रोसेसिंग की बात भी है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोग, महिलाएं जुड़ी होती हैं देश की प्रति, तो ये बहुत बड़े योगदान। तो इन सभी सेक्टर्स में बजट का आवंटन ज्यादा होगा। मनरेगा में भी मजदूर जुड़े होते हैं, देश का आम आदमी जुड़ा था, उसमें भी बजट बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर अपडेट लेंगे हम। और हमारे साथ ऑनलाइन दो खास गेस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, के यतीश राजावत और AK भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और पहला सवाल मैं यहाँ पर राजावत साहब आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जिक्र कर रहे थे पवन, कि कृषि के क्षेत्र में बहुत उम्मीदें हैं, और उसमें वो जरूरी इसलिए क्योंकि सरकार ने वर्ष 2022 ही वर्ष निश्चित किया था कि किसानों की आय को दुगुना किया जाएगा। लेकिन कोरोना की चुनौती के बीच अब कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से मजबूती दी जाएगी देश के अन्नदाता को? देखिए, ऐसा है कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य तो रखा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये लक्ष्य अपने आप में तो नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार ने कई और कदम उठाए थे, जैसे कि आपको पता है कि मनरेगा का जो आवंटन था जी, वो कई गुना बढ़ा दिया गया था। और अभी भी आप अगर देखें, जो मनरेगा का जो डिमांड है वो करीब 110%, 120% पे चल रही है कुछ राज्यों में। यानी कि सरकार ने जो आवंटन किया था मनरेगा में, उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए और आवंटन की जरूरत है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में भी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, या वो अर्बन एरियाज से माइग्रेट होकर रूरल एरियाज में पहुंच गए हैं, और उनको अब जरूरत है काम की। तो एक चीज जो होने वाली जरूरी है इस बजट में, वो जो ओवरऑल आवंटन है मनरेगा का, जो पिछले साल करीब 1,78,558 करोड़ था, वो शायद और बढ़ जाए, या जो करंट से उसकी मतलब अमाउंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बढ़ जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने कई और स्कीम, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, खासकर रूरल आवास योजना चालू की थी, उसमें आवंटन बढ़े। नेशनल हेल्थ मिशन आप जानते हैं, क्योंकि महामारी थी तो हेल्थ पे जरूरी था सरकार को खर्च करना जी, तो जो आवंटन किया था करीब उसको बढ़ा के, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन पे ही आवंटन जो बढ़ाया था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इससे पहले कभी नेशनल हेल्थ मिशन में इतनी भारी बढ़त नहीं हुई। ठीक है, ओवरऑल जो उसमें एलोकेशन था वो करीब 90,900 करोड़ के करीब हो गया नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को मिला के। तो हम जो अब इस बजट में देख रहे हैं, हम प्राथमिकता जो देख रहे हैं सरकार की, वो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को टैक्स सॉप या टैक्स इंसेंटिव देने की नहीं है। इंडस्ट्री को जो ग्रोथ की तरफ पुश करने की एक जो पहल है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के थ्रू है। और जितने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स में अभी तक आवंटन हुए हैं, उसमें शायद मामूली फेरबदल हो सकता है, या एक आध कोई सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव है वो उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री को खास रियायत टैक्स के माध्यम से नहीं दी जाएगी। हाँ, ठीक है, इस पर अग्रवाल जी का रिएक्शन अभी दूंगी। आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा राजावत जी, आपको मैं फिलहाल यहाँ रोक रही हूँ। ठीक है, ये टैक्स जो आप टैक्स में राहत को लेकर बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि उम्मीद इसकी कम है, जबकि अग्रवाल जी ने कहा है कि इसको लेकर जरूर वो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कोई राहत मिले। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले AK भट्टाचार्य सर, क्योंकि जब हम कृषि की बात कर रहे हैं और ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात, उस बीच जो हिचकोले हमारी अर्थव्यवस्था ने खाए हैं और चुनौती का सामना किया है, वो जरूर थोड़ा सा हर्डल बने रहे, लेकिन किसानों के जेब में पैसा जो है वो सीधा पहुंचे। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करें, वो सब्सिडी देने की बात करें, या फिर तमाम और जरिए जिसकी बात लगातार की गई है। पिछली बार 2021-22 में 1.23 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट हमारे सामने था। इस बार ये कितना बढ़ सकता है, और क्या ऐसे उपाय जिससे किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंचे, क्या इस तरह के उपायों की और ज्यादा उम्मीदें हम कर सकते हैं? देखिए, दो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कृषि के क्षेत्र में जो सरकार, केंद्रीय सरकार जो कर सकती है, वो दो तरह कर सकती है।
क्योंकि ज्यादातर जो उपाय जो हैं वो प्रदेश सरकार के पास है, पर जो केंद्र सरकार के पास के बजट के तहत जो जो वो सुविधा प्रदान कर सकती है वो दो तरह की है। एक तो है कि जिसकी आपने जिक्र की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसमें इस वक्त जो दिया गया है अमाउंट वो है 6,000 रुपए पर लैंड होल्डिंग फैमिली, और उसमें हमने ये देखा है कि करीबन 140 मिलियन यानी 14 करोड़ जो लैंड होल्डिंग फैमिलीज हैं, जो फार्मिंग फैमिलीज जो हैं हमारे देश में, उसमें अभी तक सिर्फ 10 करोड़ ऐसे जो फैमिलीज हैं उनको ही ये पैसा अभी तक बांटा गया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक्स हैं और बहुत लोगों के पास लैंड होल्डिंग का परमिट भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दो तरह से ये प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसकी कामयाबी में हमें कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैश ट्रांसफर है, पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंचता है, लीकेज की स्कोप बहुत कम है। तो एक तो है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर क्या इसको 8,000 रुपए या 10,000 रुपए कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो उसमें ये साफ कह दिया गया है कि जो फिस्कल रूम जो है वो आपके पास है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो एक तरह तो ये है कि किसान सम्मान योजना की जो 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 अमाउंट जो है उसको बढ़ा सकते हैं जी। और दूसरी बात जो ये है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कृषि के लोगों के लिए 23 क्रॉप्स में, उसमें अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि स्टैट्यूटरी तरह से नहीं पर एक कमिटमेंट की तरफ से, और इरिगेशन और बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं तो कृषि की जो आय करने की जो क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तीन तरह से, एक तो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका एक एश्योरेंस एक अच्छा हो, और तीसरा है कि जो पीएम किसान सम्मान योजना में जो अमाउंट जो है उसको बढ़ा दिया जाए और उसके साथ साथ उसको डिसबर्स करने की जो प्रोसीड्यूर्स जो है उसको और भी सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि उसमें लीकेज तो नहीं, कवरेज बढ़ जाए उसको। ये तीन चीजें समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार कर सकती है। आपने जिस तरह से भट्टाचार्य सर फिस्कल रूम की भी बात कही है, सुजीत सर एक छोटा सा कमेंट कृषि क्षेत्र को लेके जानना चाहूंगी। जैसे भट्टाचार्य सर ने कहा कि फिस्कल रूम भी है, कृषि का बजट पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह का रहा, और ये वो दौर जब सब नेगेटिव में जा रहा था तब कृषि हमें सपोर्ट कर रही थी। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है और ये कितनी उम्मीद बढ़ा रहा है कि कृषि क्षेत्र को और बड़ा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आपने सही कहा और इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि ये सेक्टर जो है हमें काफ़ी मदद किया है इस महामारी में। 3.9% की ग्रोथ है। और अगर हम देखें जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। एग्रीटेक कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए कि, और इस तरह ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, जो कैश ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करें ताकि ये स्मूथली और ये इसका एक्सपेंशन ज़्यादा हो। तो मेरे ख्याल से कृषि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिस पर इसमें बजट थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, और ये एलाइड सेक्टर्स के जो स्पेशली जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर भी ध्यान काफ़ी रखा जाएगा। ठीक है अग्रवाल साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया कि किसानों को मजबूती देने की हर संभव प्रयास किए गए। उसमें फूड ग्रेन एक्सपोर्ट बढ़ा है, पेरिशेबल आइटम्स के लिए किसान ट्रेन चलाई गई हैं, और कृषि प्रधान भारत में जब 70% आबादी गांवों में रहती हो, ऐसे में जो कोशिशें अब तक हुई हैं वो कोशिशें कितनी कारगर आप देख पा रहे हैं, और उसमें अब बजट से कितनी और उम्मीदें? देखिए, कारगर तो ऐसा है, 3.9% हमारा जीडीपी ग्रोथ एग्रीकल्चर में रहा है, और एग्रीटेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का इस बजट में भी प्रावधान है, पिछले साल भी, पिछले बजट में भी किया था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्टोरेज, और गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ज़्यादा गन्ने की प्राइस को ठीक किया गया और उम्मीद है। तो ये सब जैसे अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस में भी है, तो कुछ ना कुछ पॉपुलिस्ट मेजर भी गवर्नमेंट ये ध्यान में रखते हुए भी करेगी, और प्रोग्रेसिव बजट भी लाना है।
उसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट दोनों तरफ से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। और मेरे समझ में यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 70% लोग गाँव में रहते हैं, इसको बूस्ट करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, वाटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस पर मेरे ख्याल गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट करेगी। ठीक है, AK भट्टाचार्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, ग्रामीण भारत को मजबूती देने की हर संभव कोशिश हो, जो संसाधन आवश्यक हैं वो वहां तक पहुंच सकें, गांवों से पलायन रुक सके, ऐसी तमाम कोशिशों के बीच ग्रामीण भारत के बजट से प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ उम्मीदें आप देख रहे हैं? देखिए, जो ग्रामीण भारत की बचाव के लिए जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो संसाधन की जरूरत है वो सबसे ज्यादा जरूरत मैं दो क्षेत्र में देखता हूं। एक, दो नहीं, तीन कहूंगा मैं। एक तो पहली बात जो मैंने पहले भी जो मैंने जिक्र किया कि वो है कि कृषि क्षेत्र में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट चाहिए, उसमें बहुत कुछ काम करने की उम्मीद कर सकते हैं हम। इरिगेशन कहिए या आप जो क्रॉप और सीड्स अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। और दो चीज जो हैं जिसके ऊपर हम ज्यादा नजर नहीं देते हैं, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, वो है पहला हुआ जो तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का प्रसार, और दूसरा हुआ कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक एफिशिएंसी लाना। वो मैं समझता हूं दोनों चीज हमारी कृषि और रूरल जो ग्रामीण व्यवस्था में उन्नति कर सकती है। क्योंकि इस वक्त जो कमी नजर आ रही है, और कोरोना के बाद जो शिक्षा में जो है बहुत बड़ा एक चोट पहुंचा हुआ है, उसको संभालने के लिए जो हमारी जो ग्रामीण आबादी जो है, वो आप समझ लिए स्मार्टफोन तो आ गए हैं, पर अभी भी जो ग्राम का जो बच्चा जो है वो शिक्षा से और दूर चला गया है। और ये 2 साल की जो एक गैप, अर्बन इंडिया में भी वो गैप की महसूस हो रही है, रूरल इंडिया में तो और भी ज्यादा होगी। तो मैं ये समझता हूं कि रूरल इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ कृषि क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती एक बहुत बड़ी एक आशा मैं समझता हूं, आशा हम कर सकते हैं। और ये बजट इस तरह एलोकेशन की तरफ नजर दे सकता है। ठीक है, तो राजावत सर, कहीं ना कहीं हम माने कि अब तक ग्रामीण विकास में जब हम बात करते थे तो हर घर बिजली, हर नल जल, हर एक के पास पक्का मकान, शौचालय, इनकी बातें होती थी। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ और जो हम कहें कि ज़रूरतें हैं एक तरह से, उनके बारे में हमें समझाया। जैसे भट्टाचार्य सर ने 2 बातों का जिक्र किया, तकनीकी शिक्षा, इंटरनेट की पहुंच और स्वास्थ्य। देखिए, 2 तरीके से देख सकते हैं कृषि को या रूरल एरिया को। रूरल एरिया में जो आवंटन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू होता है। इसमें उनके पास 2 बड़ी स्कीम हैं। पहली तो आप जानते हैं मनरेगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है 2020-21 में, और उससे पहले 2019-20 में, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा जो क्षति पड़ी वो माइग्रेंट लेबर को पड़ी, और उनके लिए नौकरियां या उनके लिए रोजगार इकट्ठा करने के लिए सरकार के पास सिर्फ मनरेगा एक स्कीम थी जिसके द्वारा वो कर सकते थे। दूसरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास बड़ी स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूरल, जिसमें करीब 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया था पिछली बार। ये स्कीम भी एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करती है, जॉब्स क्रिएट करती है रूरल एरिया में। लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन हुए, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। तो उम्मीद ये है कि शायद इस साल इसमें आवंटन बढ़ेगा, और इसमें एलोकेशन के अलावा इसमें इसका यूजेज भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का बेहतर होगा, क्योंकि ये सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत आता है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओवरऑल जो आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ सरकार कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। पिछले 7 साल का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो जो स्कीम्स हैं वो उस आवंटन उन पे होना चाहिए जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होता है। MSP वगैरह बढ़ाने की वजह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट इकोनॉमी पे नहीं आता है। इसलिए
वैसे भी सरकार कभी एमएसपी का बढ़ाना या घटाना बजट में अनाउंस नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में वो चेंज होगा। कोशिश यही रहेगी सरकार की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें जो फेरबदल पिछले 6 महीने 8 महीने में मनरेगा में हुआ, आपको पता है कि पूरा प्रोसेस रिफॉर्म हुआ है जी। मनरेगा की स्कीम में। उसका जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो डिमांड कैप्चर करने का तरीका है वो सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। इससे बहुत फायदा हुआ है रूरल एरियाज में, क्योंकि हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट अब अपनी डिमांड दे सकता है, और उसकी जो पूर्ति है वो जल्द हो रही है, क्योंकि उसमें सरकार ने एक डेडलाइन लगा दी है कि अगर वो 14 दिन में उस डिमांड की पूर्ति नहीं करता स्टेट, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अभिभावक को या किसान को जिसने डिमांड खड़ी की है। तो इस तरह के प्रोसेस रिफॉर्म्स हुए हैं, और ये मेरे को लगता है कि इस तरह के प्रोसेस रिफॉर्म आवास योजना में भी होंगे। तो डायरेक्टेड पॉइंटेड स्कीम्स जो इसकी क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़िया है, उन पे फोकस रहेगा। और ओवरऑल फोकस मेरे ख्याल से, क्योंकि फिस्कल स्पेस इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि रेवेन्यू में बॉयंसी है, बट आप ये भी देखिए कि आगे का जो साल है उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी की टाइटनिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट पेपर ऑफ होने वाले हैं अगले 2 साल में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। फिस्कल डेफिसिट को अगर वो ज्यादा फैलाएगी तो फिर वो रेटिंग का इशू आ जाता है, जो ठीक है सर। मेरे ख्याल से इस सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जबकि अगर इस पे, इसलिए जो फिस्कल स्पेस की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, तो ज्यादा फेरबदल मेरे ख्याल से ठीक है टैक्स सर। रेट्स और में अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है, ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी संसद भवन में, लोकसभा में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह के पास। नवविक्रम, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल पराक्रम, अब से कुछ ही अब देर बची है जब वित्त मंत्री यहाँ पर अपना जो देश का आम बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट उसे अप्रूवल देगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज का दिन ख़ास तौर पर जो देश में, क्योंकि कोविड के बाद एक बहुत अहम रोड मैप आज के लिए होने वाला है, जो हम आज बजट देखेंगे। क्योंकि अगर पराक्रम हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखें, उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। ऐसे में अगले 25 सालों के लिए जो रोड मैप होगा आज हम देखेंगे, उसकी संभव है एक आधारशिला रखी जाए। तो एक बहुत अहम बजट है, क्योंकि कोविड महामारी आप जानते हैं कि हम पिछले 2 साल से बहुत लंबे अरसे से इस 2 साल तक इससे गुजरते रहे। ऐसे में अब आगे क्या रोड मैप होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी विक्रम, बदलते समय के साथ हम देख रहे हैं कि अब वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए देश का बजट पेश करेंगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संसद भवन परिसर में भी उस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए संसद की जो कार्यवाही है वो भी 2 पारियों में रखी गई है इसी वजह से। देखिए पराक्रम, अगर हम पेपरलेस बजट की बात करें तो हमने पिछली साल भी देखा था कि टैबलेट के जरिए ही वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। और इसके अलावा हम संसद के कामकाज को देखें तो संसद का काफ़ी हद तक कामकाज अब ई ऑफिस के जरिए होता है। तो एक तरह से जो संसद के कर्मचारी हैं या फिर जो पत्रकार हैं, वो इस सिस्टम से जो नया तरीका है उससे फैमिलराइज हो चुके हैं। तो जो नई तकनीक है, और ख़ास तौर पर हम आपको बताएं पराक्रम, अब क्योंकि आपने तकनीक की बात की है, तो इस बजट में भी लोगों को उम्मीदें हैं। ख़ास तौर पर जिस तरीके का स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में बढ़ा है, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो कितने भारत एक ऐसा देश है जहां जो यूनिकॉर्न है, जिनका यूनिकॉर्न यानी कि माना जाता है जो कि करीब $1 बिलियन से ज़्यादा का जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, वो भारत में की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में हम
देश में जो तकनीक के क्षेत्र में है, आज के बजट में वो भी दिखाई देगा कि हम तकनीक के क्षेत्र में कितना बजट में खर्च करते हैं। जी पराक्रम। बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम जो तमाम अपडेट है उसके लिए आपके पास आते रहेंगे। अग्रवाल सर, अब एमएसएमई को लेकर थोड़ी अगर बात कर लें तो ये कहा जा रहा था कि एमएसएमई में जो सूक्ष्म और लघु उद्योग का बजट है वो अलग रखा जाए और मध्यम उद्योग का बजट वो अलग रखा जाए। ये आप कितना बड़ा फैसला इसे लेकर आप मानते हैं हो सकता है और इससे किस तरह की सहूलियत हो सकती है आगे? देखिए, जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं और जो मीडियम यूनिट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो यदि हम उनको फोकस करें तो वो रूरल का भी वो सर्विस करता है। तो गवर्नमेंट है ना, जो माइक्रो यूनिट्स के ऊपर उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव दे, उनके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न करे, तो गवर्नमेंट के पास उस पर बजट पे भी कुछ ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। वो छोटी छोटी यूनिट्स और वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो रूरल डेवलपमेंट के एंगल से बहुत बढ़िया है। और जो हम कह रहे हैं ना, किसानों की आय डबल की जाए, तो जो पार्ट अपना एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को एक फंड अलग से बनाना चाहिए जो कि 1% ऑफ जीडीपी यदि बना दिया जाए तो उनको लोन की भी फैसिलिटी उनको भी प्रोवाइड की जा सकती है। कोई छोटा बैंक, माइक्रो बैंक जिसे हम कहते हैं, उसके लिए और उनकी लोकल नेसेसिटी को गहराई से समझेंगे और वो भी उसके लिए उपयुक्त होगा, तो उस पर भी फोकस किया। इसके साथ साथ सुरजीत जी, एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और हमने देखा कि कोरोना संकट में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस क्षेत्र के लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार की योजना के तहत 13.5 लाख एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचा है। अब इन्हें और ज़्यादा मजबूती कैसे दी जा सकती है इस बजट के जरिए? देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती है इस सेक्टर का वो है एक्सेस टू कैपिटल। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स बनाए गए थे उसके चलते इस सेक्टर को बहुत राहत मिली थी कोरोना काल में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उस सेक्टर को बेसिकली हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। उसको किस तरह से उसका उस क्षेत्र से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसका एक्सेस टू कैपिटल बढ़ाएं, उसको किस तरह से आप उस सेक्टर को आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें। तो ये सारे चुनौतियां हैं। ठीक है। और किस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट्स और बढ़ाए जाए इस सेक्टर से, तो ये सब मुद्दे हैं। ये सब लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं और इसको सरकार एड्रेस कर रही है और आगे भी करेगी। ठीक। भट्टाचार्य सर, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा एक तरह से अनुमान लगाया गया, एक्सपेक्ट की गई और डबल फिगर में एक्सपेक्ट की जा रही है। बड़े फैक्टर्स आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं और कितना बड़ा रोल जीडीपी बढ़ाने में ये सेक्टर करेगा आपको लग रहा है? देखिए, जो इकोनॉमिक रिकवरी जो 21-22 में जो आई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरोना काल में जो कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन के बाद ये रिकवरी इस चीज का सूचक है कि हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था जो है, जो जरा कोरोना के प्रकोप में आई थी, वो वापस उसका पहिया वापस चल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक का जो हमने जो ग्रोथ जो देखा है, वो मेनली हमने गुड्स सेक्टर में ज्यादा देखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा देखा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर अभी भी ऊपर नीचे कर रहा है। क्योंकि जो कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, जो टच इंडस्ट्रीज जो हैं, जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज जो हैं, टूरिज्म कहिए या इवन जो ऊबर सर्विसेज सेक्टर जो है, इसमें थोड़ा बहुत अभी भी उतनी उछाल नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एस्टिमेट जो किया गया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एस्टिमेट सर्वे में किया गया है, वो शायद एक अंडरएस्टिमेशन हो सकता है। क्योंकि अगर तेल का दाम सचमुच अगर नीचे तो नहीं आएगा, पर अगर मान लीजिए $80 या $75 के करीबन आ जाए, जैसे सर्वे में भी कहा गया है, अगर जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी विड्रॉल
कि जो अनुमान लगाया जा रहा है उसका अगर एडवर्स इम्पैक्ट ज्यादा न हो तो मैं मानता हूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है। इसमें हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक देखा है वो एक पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, पर वो रिकवरी और कितना दूर जाएगा इस वक्त जो लग रहा है कि एक 8.5% तो IMF की जो एस्टिमेट है उससे भी कम। तो मैं ये समझता हूँ उसमें एक अपसाइड है, एक और ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच मैं कहूंगा। ठीक है, लेकिन और काफी चीज डिपेंड करता है किस तरह से जो रिफॉर्म स्ट्रेटेजीज जो है किस तरह से बजट इसको देखता है और किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, इसके ऊपर काफी चीज निर्भर करता है। ठीक है राजौर साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया कि 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश देश में आया है। इसका फायदा कैसे MSME सेक्टर को ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 60% लोग भारत के ऐसे हैं जो कि लोअर इनकम ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। कैसे मजबूती मिल सकती है इन्हें और MSME सेक्टर को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है? देखिए परम जी, आप जानते हैं कि सरकार ने पैंडेमिक के दौरान कुछ चीजें MSME के लिए डायरेक्टली की थी, जैसे कि एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लागू की गई थी MSME के लिए, जिसमें 4.5 लाख करोड़ का आवंटन था कि इतना क्रेडिट हम MSME को देंगे, जिसमें से करीब 2,28,000 करोड़ डिसबर्स भी हुआ, जिसका फायदा MSME को हुआ 2021 में। ये स्कीम आप जानते हैं कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर चाहें तो इस स्कीम को 2022-23 के लिए भी बढ़ा के लागू कर सकती हैं, क्योंकि इस स्कीम से एक डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है MSME को, जो लिक्विडिटी से हर्ट हुए थे, क्योंकि उनके या तो उनका धंधा बंद हो गया था, या उनके पास ऑर्डर आने बंद हो गए थे, या ऑर्डर आ भी रहे थे तो उनको बड़ी इंडस्ट्री पैसा टाइम पे नहीं देनी थी। जी। दूसरी जो बड़ी स्कीम थी वो आपको पता है, वो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जिसमें 2020-21 में करीब 36,900 करोड़ का आवंटन हुआ था, और 21-22 में उसका आवंटन 22,900 करोड़ के करीब हुआ था। इस स्कीम के तहत भी सरकार चाहे, ये RBI के थ्रू है दोनों स्कीम, इस स्कीम के तहत भी अगर सरकार चाहे तो इनको कंटिन्यू कर सकती है इस साल के लिए, जैसे कि एक तरह से लिक्विडिटी का फायदा हो। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को एक तरह से 1 साल के लिए स्थगित किया गया था MSME के लिए, क्योंकि उसमें बहुत MSME बंद हो रहे थे। जी। ये मतलब पिछले साल ये स्कीम खत्म कर दी गई, लेकिन अगर ये स्कीम दोबारा लागू होती है, खासतौर से उन माइक्रो या स्मॉल कंपनीज के लिए जिनकी स्थिति अभी भी खराब है, तो उनको फायदा होगा, क्योंकि ये बिजनेस या ये धंधा ऐसा नहीं है जिसको कोई खरीद सकता है या कोई उसमें बैंक को कुछ निकल सकता है। ये जो चला रहा है एंटरप्रेन्योर, उसी के हाथ में होता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो टर्म लिक्विडिटी की एक फैसिलिटी दी थी 50,000 करोड़ की RBI ने, जिसको खोला गया था, अभी भी खुली है ये 31 मार्च 2022 तक। होपफुली ये लिक्विडिटी फैसिलिटी ओपन रहेगी, क्योंकि इसका भी फायदा छोटे MSME को बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है इस एरिया में जो बहुत जरूरी है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम तभी होगा तब डिजिटल बैंक या नए बैंक इस क्षेत्र में आ पाएंगे, और जैसे वो उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर कम होगा तो वो सस्ते दर पे सस्ते ब्याज दे पाएंगे, क्योंकि इशू सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है MSME के लिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है MSME के लिए, क्योंकि उनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। ठीक बात। तो एक बड़ा रिफॉर्म जो FM कर सकती हैं इस बजट में, वो कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दें, उसके लाइसेंसेस इशू करें, नए डिजिटल बैंक्स आए और वो MSME के लिए एक चीपर सस्ता क्रेडिट मुहैया कराएं। ठीक है जी। तो MSME को लेकर अग्रवाल सर और क्या बड़े कदम किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो बजट आवंटन था उसने MSME को लेकर बहुत उम्मीदें बढ़ा दी हैं इस बार भी, और खासकर हम देख रहे हैं कि इस काल में जो
खासकर एक्सपोर्ट को लेकर जो चुनौतियां आई हैं, विदेशी बाजार जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं, तो और क्या क्या उपाय हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है? देखिए, कॉर्पोरेट पे 25% टैक्स है, हाँ, 25-30% मिला के, और पार्टनरशिप पे और एलएलपी पे अभी भी वो टैक्सेस 40% तक जाते हैं। तो वो रैशनलाइजेशन होना चाहिए, जो कि एमएसएमई नॉर्मली पार्टनरशिप या एलएलपी की फॉर्म में ज़्यादा होती है, तो वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेज होना चाहिए। यहाँ पर मैं रोकूंगा अग्रवाल साहब आपको। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास वहां पर पहुंची थी, और जैसा कि बताया कि एक औपचारिक अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति से, और अब से कुछ देर बाद फिर कैबिनेट में रखा जाएगा बजट, और उसके बाद ठीक 11 बजे संसद भवन में लोकसभा में वित्त मंत्री देश का आम बजट पेश करेंगी। जी अग्रवाल साहब, आप कह रहे थे हाँ अपनी जी। बात। दूसरा ये है, जैसे उनकी जो सेविंग्स होती है उस पर डिडक्शन ज़्यादा मिले ताकि उनके हैंड्स में पैसा रहे। जी। लाइक ETC वो 1.5 लाख रुपए है, इसको 2.5 लाख रुपए कर दी जाए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाई जाए। और बाकी ये जैसे इन्होंने कहा इमरजेंसी क्रेडिट ECGL स्कीम जो 4.5 लाख करोड़ है, वो 2022 में ख़त्म हो रही है, इसको एक्सटेंड किया जाए 23-24, और उनका जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो लंबा किया जाए, सो दैट दे कैन पे इन 5 years 6 years टाइम। तो ये MSME को सपोर्ट होगा। और GST का एक थ्रेशोल्ड लिमिट उन पर बढ़ा दी जाए ताकि वो वहाँ तक उनको GST की परेशानी ना हो। और अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि MSME नॉर्मली उनको हाउस चाहिए, तो उनके उसमें भी इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है उस पर भी इंटरेस्ट डिडक्शन बढ़ाई दी जानी चाहिए। और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट है 45 लाख से 1 करोड़ कर दी जाए, सो दैट जो छोटे लोग हैं जिनके पास व्यवसाय है वो इन चीज़ों से उनका पास पैसा रहे, कंजम्पशन इंक्रीज हो। ठीक है। और सर्विस सेक्टर को लेकर सुरजीत सर, स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर को इस समय कितनी मदद की ज़रूरत मैं कहूँगी है? देखिए, ये एक सेक्टर है जो ऑलमोस्ट ओवर 50% है हमारे इकोनॉमी का, और हमने देखा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को चोट पहुंचा तो इस सेक्टर को सर्विस पहुंचा। सेक्टर। तो जितने भी होटल्स हो, टूरिज्म हो, या सिविल एविएशन हो, एयर ट्रैवल हो, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उसमें बहुत मुश्किल में रहे। और अभी भी बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव जो हुआ है उसमें भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हुए हैं, लोगों को नौकरियां से हाथ धोना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इस पर तो ज़रूर कुछ फोकस होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ हम स्टेप्स देख सकते हैं कि किस तरह से इन सेक्टर्स को रिलीफ पहुंचाया जाए। ठीक है। यहाँ जो प्रॉब्लम जो सरकार के लिए है, मतलब आ रही थी, यहाँ आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है। मगर एक मांग हुई थी कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें उन एम्प्लॉयज़ को जो जिनकी नौकरियां गई हैं, लेकिन उसमें काफ़ी आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, उसमें लीकेजेस की प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी काम चल रहा है कि कैसे अगर फ्यूचर में इस तरह से आपदा आई तो उसमें कैसे हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब स्टेप्स पर भी मतलब फोकस रहेगा, और इस सेक्टर पर ध्यान ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये सेक्टर अभी बहुत अच्छा रिकवरी शुरू किया था जब थर्ड वेव आई थी। ठीक है। अब इसको सस्टेन करने के लिए, बिकॉज सिविल ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटल, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से इसमें भी काफ़ी इंसेंटिव्स के साथ कुछ सरकार देखेगी इसको। ठीक है। और ये फिलहाल हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं संसद भवन परिसर से। ये तस्वीरें हैं और लगातार हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो बजट के पहले की प्रक्रिया और तैयारियां एक तरह से होती हैं। ये बजट की कॉपी हैं जो इस समय लेकर जाई जा रही हैं संसद भवन परिसर से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले हमने देखा वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री, दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन रवाना हुई। राष्ट्रपति से जो औपचारिक मंजूरी ली जाती है वो लेने के बाद अब संसद भवन परिसर की तरफ रुख होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन की हैं। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी ली गई है बजट को लेकर, और इसके बाद अब कैबिनेट की मंजूरी लगभग 10:10 के आसपास जो अनुमान है उस समय कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, और इसके बाद 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बजट की कॉपी जो संसद भवन परिसर में पहुंची हुई है। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद राज्यसभा में टेबल की जाएगी,
जो बजट है वो टेबल किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और आपको बता दें कि इस बार वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए डिजिटल बजट पेश करेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की राष्ट्रपति भवन में औपचारिक अनुमति लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ में दोनों वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और संसद टीवी पर लगातार आप देख सकते हैं देश का आम बजट ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। और हमारे साथ ए.के. भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। अब जब हम बजट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती है, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग है उससे अमूमन निराशा हाथ लगती है या फिर ये कहें कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता देश के बजट से। तो मध्यम वर्ग के लिए कितनी उम्मीदें हो सकती हैं अलग अलग सेक्टर्स में? पराक्रम के सवाल में थोड़ा सा मैं एक पहलू जोड़ूंगी सर। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा आम भाषा में समझाइए, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है वो सीधा सीधा ये सोचता है कि क्या हमें टैक्स में कोई रिबेट मिली, लेकिन मान लीजिए वो डायरेक्ट रिबेट नहीं है तो भी इनडायरेक्ट तरीकों से कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा इन पहलुओं को समझाइए हमें आम भाषा में। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो पिछले करीबन 4 साल से बजट की मध्यम वर्ग को कोई बेनिफिट पहुंचाने की जो क्षमता जो है जी, उसमें काफी कमी हो गई है, क्योंकि जब से जीएसटी काउंसिल बन गया है तब इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो हेरफेर रदल बदल जो होती है, कम करना या ज्यादा करना, वो अब जीएसटी काउंसिल में होती है और बजट के अंदर नहीं होती है। तो मान लीजिए एक जीएसटी काउंसिल के पास एक ऐसा प्रपोजल सुनने में आया है, रिपोर्ट्स आई हैं कि एक ड्यूटी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, जीएसटी रेट की बात हो रही है जी। तो मैं ये समझता हूं कि जब बजट से मध्यम वर्ग को जो बहुत बड़ी एक करने की पहले की जो आशा 4 साल पहले जो आशा जो हुआ करती थी वो अब आशा कम हो गई है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज, जो जीएसटी रेट है वो बजट के अंदर नहीं रहा है, बजट के बाहर आ गया जी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो ये है कि जो मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आयकर देता है और वो आयकर में जो रिफॉर्म्स जो बात की गई थी उसमें थोड़ी बहुत रिफॉर्म आ चुकी हैं। मान लीजिए जो पिछले साल में एक आयकर में एक ऑप्शन दिया गया था, मैं ये समझता हूं कि जो ऑप्शन जो दिया गया था वो ऑप्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो इस बार शायद वो और भी अच्छा करने की उम्मीद हम कर सकते हैं। शायद देखिए जो एक लोअर रेट की जो के साथ एग्जम्पशन हो देने का जो ऑप्शन जो है वो तो मैं समझता हूं कि इस बार हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो इनकम टैक्स रेट जो हैं वो कम हो जाएंगे पर आपको एग्जम्पशन को भी खो जाना पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग के लिए मैं समझता हूं ये एक क्लैरिटी या सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण जिसे हम कह सकते हैं, इसकी आशा हम जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि जो कोविड के दौरान जो एक स्ट्रेस जो हुआ था, जो फाइनेंशियल एक जो स्ट्रेस जो हुआ था, उसमें जो सरकारी जो कर्मचारी जो हैं उनके लिए ये जो एलटीसी का जो ऐलान किया गया था 2 साल पहले, वैसे स्कीम्स से भी काफी फायदा मध्यम वर्ग को, सरकारी कर्मचारियों को आ सकता है। ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि जो आयकर में जो वृद्धि हम देख रहे हैं कलेक्शंस में, वो जो पिछले 2 सालों में जो आयकर को कम करने से वो बायंसी आई है जी। और ये ऐसे जो कदम जिसकी मैंने जिक्र की वो करने से मैं समझता हूं आयकर की जो कलेक्शंस में वृद्धि वो बरकरार ही रहेगी, कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक बात मैं और भी एक साथ साथ कह दूं कि हालांकि हम आयकर जो करों की हम कलेक्शंस की वृद्धि देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर हमें फिस्कल डेफिसिट से हमारी नजर हटा लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जिसकी आलोचना चर्चा आपने पहले की कि इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि फिस्कल डेफिसिट और डेट लेवल को कम करना ये एक बहुत बड़ा एक अस्त्र है
जिससे हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की कंट्रैक्शन ना करें टाइम के मुताबिक और डेट लेवल को कम ना करें, ठीक है। मैं समझता हूं कि सरकार की जो स्पेंड करने की क्षमता जो है उसमें भी हानि आती है। ठीक है। तो डेट लेवल और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना इन्फ्लेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है और सर। मुझे उम्मीद है कि ये फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन प्लान जो है वो इस बार भी उसी धारा में ठीक है सर। चलेगी जो डायरेक्शन हमने अभी तक देखा है। अग्रवाल साहब, पिछला चुकाएंगे नहीं तो फिर आगे की तैयारी कैसे करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिस्कल डिफिसिट का जो अंतर है उसको पाटना और फिर उसमें बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए वही है, फिजिकल डेफिसिट को कम करते हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रोथ थोड़ा अफेक्ट होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आई थिंक जैसे 6.8 इस साल है तो 50 पैसे को हम टारगेट बना के लें, 6.3 इसमें रखें बजट में, नेक्स्ट में फिर 50 पैसे घटाएं, 5.8% करें, तो ये एक रोड मैप हमें 5 साल का दे देना चाहिए। और दूसरा ये है कि ग्रोथ में हमें अट्रैक्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही है। गवर्नमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए, उनको सहूलियत दी जाए, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डेवलपमेंट भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा। और ये जीएसटी जैसे हमारा 1,38,000 करोड़ जनवरी का है, ये बड़ी रोजी पिक्चर है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि सरप्लस मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिशिएंट सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है, तो हम कुछ सोशल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो वो भी बैलेंस करना चाहिए रूरल को दिमाग में रखते हुए। ठीक है सुरजोत जी, आखिरी सवाल आपसे बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्या माना जाए कि मध्यम वर्ग जिसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं उसको लेकर के कुछ बेहतर तस्वीर निकल सकती है, और बेरोजगारी जो कि कोरोना संकट ने और ज्यादा बढ़ाई है, पहले से तो परेशानी थी ही, इसका भी कोई समाधान निकल सकता है? मेरे ख्याल से देखिए, जो बजट का जो ओवरऑल मैसेज होता है वो बेसिकली सारे सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए होता है। ओके। और इसमें जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो बेसिकली हम जिसको कह सकते हैं कि आपका ईज ऑफ लिविंग कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस रहेगा। और मध्यम वर्ग का उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ स्टेप्स होंगे मिडिल क्लास के लिए भी। बिल्कुल। और इसी के साथ सुरजीत गुप्ता सर आपका और एस सी अग्रवाल सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हम संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं और जो हाथ में हम टैबलेट उनके देख रहे हैं, इसी टैबलेट से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना चौथा बजट भाषण देंगी। और क्या क्या बड़ी घोषणाएं इस टैबलेट के जरिए, क्योंकि पेपरलेस बजट है लगातार अब दूसरा हमारा, क्या बड़ी घोषणाएं बजट में सामने आएंगी, पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और दोनों वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल बैग में है जिसमें अशोक की लाट लगी है और वित्त मंत्री के साथ दोनों वित्त राज्य मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं। और ये संसद का प्रवेश का गेट नंबर 1 है और ये तस्वीर कोरोना का देखिए, कोरोना काल है लेकिन कैमरे के सामने जो है मास्क उतारना पड़ता है, तो कैमरा सब टीम की अनुरोध होता है कि मास्क उतार दें ताकि तस्वीर ठीक आ सके। तो ये देखिए बजट इस उनके लाल रंग के जो बस्ते में टैबलेट में है और वो बजट ले
सुबह 11 बजे यानी अब से करीब करीब 1 घंटे बाद आम बजट 2022-23 हम सबके सामने होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी अभी संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद। अब बजट को लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। कुछ ही पलों में कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी बजट को लेकर और उसके बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट और लोकसभा में पेश करने के लगभग 1 घंटे बाद राज्यसभा में बजट टेबल किया जाएगा। ये तस्वीरें आप वित्त मंत्रालय की देख रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से रवाना हुई राष्ट्रपति भवन की ओर और राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद अब वो संसद भवन परिसर पहुंची हुई हैं। Well, there you are. You're watching these visuals live from the Parliament House complex. We have a Union Finance Minister and other officials of the Finance Ministry posing for a photograph before the budget will be presented in the House. In just another 57 minutes to go, nearly an hour, we'll see Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman presenting the budget. These are the visuals that you're seeing just a while back from outside the Finance Ministry. और कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। बजट पेश करने से पहले आपको बता दें कि ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं ये पूरी की जाती हैं, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर में है जहां अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी बजट को लेकर और उसके बाद जो बजट है वो लोकसभा में 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि अपना लगातार चौथा बजट पेश कर रही हैं और कोरोना काल की अगर हम बात करें तो इस महामारी के बीच ये दूसरा बजट है और देश इस समय कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी कर रहा है। रजत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तो हम एक बात का जिक्र और करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लंबे बजट भाषण के लिए भी जानी जाती हैं। हमने देखा 2019 में उन्होंने करीब 2.25 घंटे का जो उनकी जो बजट स्पीच थी वो रही थी और 2020 में उन्होंने 162 मिनट तक बजट स्पीच दी थी। Well, that's true, and Minister is known for an elaborate budget speech. This time around, it has to be seen now. Again, once again, we have to cut you live over there. We are seeing visuals right from the Parliament House complex. There we have the Finance Minister standing at, well, that seems to be right outside the Central Hall entry. So these are the visuals that you're seeing. Well, there we have, and this is inside Parliament House complex, inside the gallery. And just continuing as to what Preeti said, you're right, Preeti, Union Finance Minister is known for a long budget speech. This time around, well, speech can be long or short, but all the eyes would be on what it has for all of us. Preeti. कुछ ही पलों में कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद 11 बजे जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, ठीक 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट 2022-23। क्योंकि कोरोना की चुनौती के बीच ये बजट है और पिछली बार भी हमने बजट में देखा कि किस तरह से कृषि, एमएसएमई, स्वास्थ्य खासतौर से तमाम क्षेत्रों को बड़ी मदद दी गई, बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। तो इस बार किन सेक्टर पर सरकार का जोर रह सकता है, इस पर होगी नजर।